चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना। जैसे कल हमने क्या पढ़ा, बेसिकली कल हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करना है ना। व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम तो हम कैसे टॉर्क निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। चलिए, तो कल हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन सिस्टम इज एट टोटल इक्विलिब्रियम। तो हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते थे, उससे एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बनती थी। फिर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते थे, उससे एक इक्वेशन बनती थी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम टॉर्क जीरो करते थे, किसी भी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि एफ नेट जीरो है ना। तो फोर्स अगर किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा तो हर पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। यही पढ़ा था कल। आज हम करेंगे इक्विलिब्रियम वाले सवाल। नहीं सॉरी, इक्विलिब्रियम नहीं, आज हम करेंगे व्हेन सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। जिस सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है और वो चलने वाला है, तो कैसे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, कैसे हम उसके बाकी चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जब सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन होगा, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब उसका टॉर्क जीरो नहीं होगा, राइट। तो अब ऐसा देखो, अब मतलब फिक्स्ड देखो, आपको स्टार्टिंग में याद है ना, आपको मोशन बताए थे, तीन तरह के मोशन हो सकते हैं। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा चलता है। एक होता है ऑब्जेक्ट जिसमें फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होता है, मतलब एक्सिस फिक्स होती है, जैसे पंखा घूमता है उसमें एक्सिस फिक्स है और उस वो गोल गोल घूम रहा है ना। और थर्ड एक मैंने बताया था, जैसे साइकिल चलती है, उसमें पहिया गोल भी घूमता है और आगे भी चलता है ना, रोलिंग बोलते हैं इसे। तो ट्रांसलेशनल मोशन तो हम पढ़ चुके हैं अब तक, सेंटर ऑफ मास तक हमने ट्रांसलेशनल मोशन ही पढ़ा था। ठीक। अब सेकंड टाइप का मोशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम होगा, वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट गोल घूमेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, जैसे पंखा रोटेट करता है एक एक्सिस के अबाउट, उसी तरह से। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम जो फिक्स्ड एक्सिस है उसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे। जो फिक्स्ड एक्सिस है, जिसे हम, जैसे हिंज्ड होता है, वो भी एक फिक्स्ड एक्सिस होती है। अभी हिंज वाले सवाल किए थे ना हमने कुछ, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हिंज कर दिया है, उसके बाद वो घूम रहा है। तो वो हिंज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता था, बेसिकली वो फिक्स्ड एक्सिस है ना। तो यहाँ पे टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल टू होगा आई अबाउट दैट एक्सिस इनटू अल्फा वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ है, टॉर्क हम उस एक्सिस का ओर लिखेंगे। अब वो टॉर्क अभी तक तो क्या था, जीरो हो रहा था, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद टॉर्क लिखेंगे, उस एक्सिस के बाद कोई हिंज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके बाद टॉर्क लिखेंगे, और उसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इनटू अल्फा। यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, अल्फा मिलेगा उसका। ठीक है। और अगर जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम बता चुका हूँ मैं आपको, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखते हैं अपन, kinetic energy of that object or the system half I ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा, आई किसके अबाउट लिखना पड़ेगा, उस एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, मतलब फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट यहाँ पे आई लिखना रहेगा, राइट। अच्छा, अभी तक तो देखो हम कहीं भी, जब यहाँ पे तो कोई फिक्स्ड एक्सिस थी ही नहीं, बस ये पूरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ये तो सिस्टम। तो यहाँ पे हमने किसी के अबाउट भी लिख दिया, और वैसे भी यहाँ तो इक्विलिब्रियम पे था, तो हमने सोचा ही नहीं कि हमें किसके अबाउट लिखना है, किसके अबाउट नहीं लिखना है। यहाँ तो हमने जो भी सुटेबल एक्सिस लगी, सुटेबल पॉइंट लगा, उसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे भी कोई एक्सिस नहीं है, कोई एक्सिस वाला सवाल किया था हमने। हाँ, जैसे ये यहाँ पे भी कोई एक्सिस नहीं है, तो हमने मानी थी ये तो एक रॉड था, और इसको हमने इक्विलिब्रियम पे लाना था, तो नेट इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इस पर जो फोर्स लगेगा, कितनी दूर लगेगा, वो निकाला था। हाँ, जैसे यहाँ पे ये हिंज था, यहाँ पे ये रॉड थी, वो हिंज थी, लेकिन चूंकि ये इक्विलिब्रियम में था, राइट, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम की रस्सी बंधी हुई है ना। हाँ, रस्सी को अगर मैं काट देता, रस्सी को काट देता, तो मैं जैसे कल बताया था, अगर रस्सी को काट दूं तो रॉड ऐसे नीचे गिरने लगेगी, राइट, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ पे फिक्स एक्सिस के अबाउट रॉड घूमेगी। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस मोमेंट पे क्या होगा, उस मोमेंट क्या होगा। जस्ट यहाँ से जब रस्सी कटेगी तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जब ये रॉड घूमते घूमते नीचे पहुंच जाएगी तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, हिंज फोर्सेस क्या होंगे, है ना, इस तरह के सवाल है। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हम कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन मतलब किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। चलिए, तो थ्योरी इसमें ज्यादा नहीं है, थ्योरी बस इतनी, थ्योरी जो मेन थ्योरी थी हमारी रोटेशन की, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉर्क कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं,
और फिर इक्विलिब्रियम फोर्स कपल क्या होता है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब तो बस क्वेश्चंस करने हैं। तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन की फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है या नहीं, कैसे कोई हिंज होगा कहीं से, वो हिंज होगा, हिंज का मतलब वो एक्सिस है, हिंज एक्सिस, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बात टॉर्क लिखते वक्त याद रखनी है, जो आपको बताया था ना, टॉर्क यहाँ पे किसके अबाउट लिखेंगे, एक्सिस के अबाउट, तो केवल उन्हीं फोर्सेस का टॉर्क लिखेंगे जो फोर्सेस टेंजेंशियल होंगे, राइट, ये आप ध्यान रखना है ना, जो फोर्सेस टेंजेंशियल होंगे केवल उन्हीं का टॉर्क आएगा। ये आपको अच्छे से पता है बात, जब हम टॉर्क अबाउट एक्सिस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, टॉर्क केवल उन्हीं फोर्सेस का लिखेंगे जो टेंजेंशियल। वैसे बहुत कम आपको ऐसा मौका मिलेगा जब आपको सोचना पड़े। ठीक है, चलिए। और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अगर सिस्टम की, तुम कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका भी हम डेरिवेशन देख चुके हैं ये कैसा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओके, दिख रहा है आपको क्वेश्चन। एक रॉड है जो कि धागे से एक दीवार से, एक छत से उसका कनेक्शन है, बंधी हुई है। तो अभी तो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में होगा, ऑब्वियस है, ये धागे से बंधी हुई है तो अभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम तक के क्वेश्चन तो हम आज कर चुके हैं कि इसमें टेंशन कितना होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, या हिंज फोर्सेस कितने होंगे, ये सब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे स्ट्रिंग को काटने के बाद क्या होगा। तो स्ट्रिंग को काट दिया गया, ठीक है। स्ट्रिंग को काटने के जस्ट बाद, स्ट्रिंग को काटने के जस्ट बाद इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, हम सबसे पहले बनाएंगे एफबीडी। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। एफबीडी में आपको देखेंगे कौन कौन से फोर्स लगे, आपको सारे फोर्स लगा देना है। तो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, वहां पे लग जाएगा mg, एक फोर्स तो mg लगेगा नीचे की तरफ। रस्सी तो कट चुकी है तो टेंशन तो आएगा नहीं, और बस एक फोर्स लगेगा यहाँ से, हिंज फोर्स, राइट, हिंज फोर्स तो लगेगा। अब ये ऐसे नीचे आएगा रॉड, तो हिंज तो कुछ सपोर्ट कर ही रहा है ना, हिंज अगर नहीं होता तो रॉड तो घूम ही नहीं पाती, रॉड तो इधर उधर चली जाती कहीं। तो हिंज से तो एक फोर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वो फोर्स कितना आएगा, हिंज का फोर्स वो भी हम निकालेंगे, बट हिंज से फोर्स आएगा। तो इस तरीके से एफबीडी बन गया। अब हिंज का फोर्स मैंने ऐसा ही क्यों लगाया है, आपका मन है तो ऐसा लगा दो, आपका मन है ऐसा लगा दो, किधर भी लगा दो। अब मुझे पता नहीं कैसे लगेगा हिंज का फोर्स, हिंज के फोर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, किधर भी लग सकता है जरूरत के हिसाब से, वो है ना। ओके, अब हम निकालेंगे इसका एंगुलर एक्सलेशन। अब जैसे ही छोड़ा इसे, जैसे ही कुछ काटा, तो कुछ ना कुछ तो एंगुलर एक्सलेशन आएगा भाई। हाँ, ओमेगा तो जस्ट जैसे ही काटेंगे तब जीरो होगा, एंगुलर वेलोसिटी तो जस्ट जीरो होगी भाई, अभी तो काटी है ना स्ट्रिंग। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पास एंगुलर एक्सलेशन तो होगा। और ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है, हिंज के अबाउट घूम रही है ना। तो इसके अबाउट कुछ ना कुछ इसके पास एंगुलर एक्सलेशन आएगा। ये बना दिया। तो कैसे करना है, अब देखो, वही हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखते थे, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखते थे, वैसे ही अब ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे और फिर रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे। जिसको देखिए कहाँ ये रहा। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हम जो क्वेश्चंस करेंगे, तो ये मैंने जो लिखी है, ये तो एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखी है कि हाँ भाई अब से रोटेशन हो रहा है, इसलिए टॉर्क की इक्वेशन तो आएंगी ही। लेकिन कई कई जगह अगर उसमें देखो, जो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उसके लिए तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हो सकता है सिस्टम में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट भी हो जो ट्रांसलेट मोशन करे, उसके लिए कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, एम ए किसका है, ए सेंटर ऑफ मास का होता है, एक्सीलरेशन, है ना। ठीक है, मैंने लिख दिया है, जरूरत के हिसाब से जो जो लगेगा वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमको तो अल्फा निकालने में बोला है। तो अल्फा तो कैसे निकलेगा भाई, अगर टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे तो अल्फा निकलेगा। तो टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट लिखते हैं, अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहे हैं हम, तो जो एक्सिस फिक्स है, ये जो एक्सिस फिक्स है ना, जहां हिंज्ड है, उस हिंज्ड के अबाउट ही हम टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे। तो इसलिए मैंने एच लिख दिया, टॉर्क अबाउट एच इज इक्वल टू आई अबाउट एच इंटू अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट हिंज लिखो। हिंज के टॉर्क लिखने का एक फायदा ये भी है कि यहाँ पे जो ये हिंज्ड फोर्स है आर, इसका टॉर्क तो कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ये हिंज फोर्स तो इस एक्सिस से ही पास कर रहा है, इस हिंज्ड एक्सिस से ही पास कर रहा है, राइट, ठीक है। तो जो टॉर्क आएगा केवल किसका आएगा, mg का आएगा। और mg का टॉर्क कैसा आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l/2 और इसके परपेंडिकुलर है mg, तो इसका टॉर्क आ जाएगा mg l/2, ठीक है। अब अल्फा की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा है उस सेंस ऑफ रोटेशन को पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक।
जिस डायरेक्शन में अल्फा है उस डायरेक्शन के सेंस ऑफ रोटेशन को पॉजिटिव लेंगे। अब mg भी इसी डायरेक्शन में घुमाना चाहता है रॉड को, ठीक है, तो इसका टॉर्क भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब आई एच लिखना है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये तो हमने याद कर रखा है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आप देखोगे तो अल्फा आ गया, कितना आया अल्फा बराबर, ये आ गया अल्फा। कब का अल्फा है ये, इस रॉड का जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को जैसे ही काटा उस वक्त जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आया वो हमने निकाला है। बाद में क्या होगा, जब रॉड यहाँ पहुंच जाएगी तब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो सब भी करेंगे, बट वो क्या होगा हम देखेंगे। पर ये वाला आपको समझ में आ गया कि जैसे ही हमने स्ट्रिंग को काटा, तो जैसे ही स्ट्रिंग को काटा उस वक्त इसका एफबीडी बनाया, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखा, आई अल्फा के बराबर किया और यहाँ से अल्फा निकल के आ गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसी का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो हमें पिछले क्वेश्चन से क्या क्या पता लग गया, पहले वो लिख लेता हूँ। तो हमें ये पता लग गया कि इस वक्त ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है और इस वक्त इस मोमेंट पर इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, ये मुझे पता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये मुझे पता है ना। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, सोचो कि ये रॉड है, ये इसका अल्फा है ना, इस तरह से अल्फा इस तरीके से है। अब मैं इस, जब रॉड ऐसे घूम रही होगी भाई, रॉड की घूमने की टेंडेंसी कैसी है, इस एक्सिस के अबाउट, इस हिंज्ड एक्सिस के अबाउट इस तरह से घूमेगी ना, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे होगा, सोचो। देखो इस वक्त इसका ओमेगा क्या है, 0, ओमेगा 0 है ना। तो कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब कोई चीज घूमती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो आता है, बट यहाँ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि ओमेगा 0 है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद हो तो, ओमेगा² इंटू आर, होती है नहीं होती, ये सेंट्रीपिटल की बात कर रहा हूँ, एसी मतलब सेंट्रीपिटल। अब ACOM कौन सा होगा, ये होगा ना इसका मतलब, और ये वाला होगा ए टेंजेंशियल, इन दोनों का रिजल्टेंट आता, उसको ACOM कह देता मैं। ये वाला होगा ए टेंजेंशियल, जो किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू L/2 के, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 है ना। तो ये हमारा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा है 0, बट ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू L/2। तो सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है ये, अल्फा इंटू L/2, अल्फा में L/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा ये रहा, इसमें इंटू कर दो L/2, तो L से L गया, नीचे आ गया 4, तो कितना आ गया 3g/4। समझ में आ जाएगा ना कैसे आया 3g/4, राइट। तो फाइनली ए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, 3g/4 नीचे की तरफ, ये आंसर होगा, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ मास था। सेंटर ऑफ मास, अब रॉड घूम रही है तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट काटा है रॉड को, जस्ट काटा है स्ट्रिंग को, तो ओमेगा है 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल की वैल्यू होती है ओमेगा² आर। पर टेंजेंशियल आएगा क्योंकि होता है अल्फा आर, और यहाँ से जहाँ पे हिंज है जिसकी बॉडी घूम रहा है वहां से डिस्टेंस कितनी है, L/2, तो आर हो गया L/2। तो इस तरीके से समझ गए। इसी में एक और पार्ट है, फाइंड द हिंज फोर्सेज जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक ये दो सवाल तो टू थे, कुछ नहीं था उनमें, तो ये बहुत बड़े सवाल है। हिंज फोर्स निकालने वाले सवाल अच्छे होते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, तो एफबीडी बनाते हो आप इससे। तो एफबीडी में हमने देखा कि इसका जो नीचे लगेगा यहाँ पे mg लगेगा, हिंज फोर्सेस कुछ ऐसे लग रहे थे, है ना। इनके हम कंपोनेंट कर सकते हैं भाई, अब सॉल्व करना है उनको निकालना है, तो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, कंपोनेंट करेंगे। तो एक कंपोनेंट तो ऐसे कर देता हूँ, एक मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इसको बोल दूंगा Rx, इसको बोल दूंगा मैं Ry, ठीक है। अच्छा, अब फोर्सेस की बात हो रही है, टॉर्क की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और एक्सेलरेशन तो हमको पता है, एक्सेलरेशन कितना आया था इसका, एक्सेलरेशन आया था
अब भाई अब इक्वेशन लिखते हैं F बराबर एम ए, उसमें ए किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है ना, इसलिए मैंने फाइंड करवाया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आएगा, हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो अभी भी निकाला हमने, ए सी ओ एम, राइट। कितना आएगा ये लिखा हुआ 3g/4 ए सी एम का एक्सेलरेशन है ना, इस तरफ आया था नीचे की तरफ, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन लिखें तो पहले इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में लिख लेते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल वाई डायरेक्शन में लिख लेंगे। चलो पहले वाई डायरेक्शन में लिख लेते हैं इक्वेशन, वर्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन लिख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख रहे हैं। एफ नेट बराबर हमें फोर्स निकालना है ना, एफ नेट बराबर एम ए कहाँ का होता है, सेंटर ऑफ मास का, लेकिन वर्टिकल में लिख रहे तो वर्टिकल वाले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, वर्टिकल वाले फोर्सों की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किस साइड है, नीचे की साइड, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए हम लिखेंगे एम जी, और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है ऊपर, आर वाई, तो लिखेंगे माइनस आर वाई। अगर भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता, जैसे अल्फा नहीं होता, अल्फा जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता, मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम में होता, तो उस केस में जस्ट हम क्या कर देते, बराबर कर देते कि आर वाई बराबर एम जी, किए हमने ऊपर क्वेश्चन जिसमें हमने हिंज फोर्स निकाला है, इस तरीके से कंपोनेंट करके और बराबर कर दिए हैं, याद है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो हमें एफ नेट बराबर एम ए लिखना पड़ेगा, मास एम हो गया, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था 3g/4, तो 3g/4 यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आर वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कितना निकल के आ रहा है आर वाई, एम जी माइनस 3mg/4, यानी कि 1 - 3/4, 1/4 क्या आ गया, mg/4। देखा आर वाई निकल के आ गया। बस हमें आर एक्स की वैल्यू और निकालनी, बताओ आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही इक्वेशन लगा दें, बट चलो लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लगाते हैं एफ नेट बराबर एम ए, राइट। अब देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन तो है नहीं कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये टर्म तो जीरो आ गया, और नेट फोर्स कितना है, केवल एक है आर एक्स, तो ये आर एक्स आ गया, तो बेसिकली आर एक्स बराबर जीरो आ गया, है ना। तो भाई बताइए आपकी जो आपका हिंज फोर्स है वो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, तो कितना आ गया, mg/4 आ गया। और डायरेक्शन क्या आ गई, आर एक्स तो जीरो हो गया, तो डायरेक्शन क्या हुई, केवल ये डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात, बोलो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इसमें एक और पार्ट करेंगे हम, कि स्ट्रिंग को काट दिया। अब स्ट्रिंग को जैसे ही काटेंगे तो रॉड क्या होगी, रॉड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगी, घूमते घूमते जब नीचे वर्टिकल हो जाएगी रॉड, उस वक्त इन सवालों का हमें जवाब देना है। जब रॉड घूमते 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 ऐसी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, उस वक्त उस मोमेंट पर अल्फा क्या होगा, उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उस मोमेंट पर हिंज फोर्सेस क्या होंगे, ये सभी सवाल हमको रिपीट करने हैं, ठीक है। चलिए तो पहले एक सवाल करो, बाद में और चीजें भी निकालेंगे, कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। मतलब कुछ ऐसा कि रॉड वहां से घूमना स्टार्ट करते हुए ऐसे नीचे आ गई, और इस तरीके से ये वर्टिकल हो गई, है ना। पहले कैसी थी, पहले रॉड ऐसी थी, ठीक है, ये यहाँ पे हिंज है, ये इसके अबाउट ये घूमी है ना। पहले रॉड ऐसी थी, इनिशियल थी, तो इसको इसलिए डॉटेड लाइन से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक भाई, इस तरीके से। तो रॉड यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंच गई, तो अब इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा भी आ जाएगा, राइट। तो वही पूछा है आपका कि यहाँ पे तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि वहां तो स्ट्रिंग को जस्ट काटा गया था, लेकिन यहाँ से जब रॉड गुजर रही है, रॉड यहाँ पहुंच चुकी है, उस वक्त इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, वही ओमेगा फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन वैसे ही दिखाई दे रहा है ना, जो हम वर्क और एनर्जी में करते थे, कि यहाँ पे चीज किसी को छोड़ा, किसी यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, बॉल को छोड़ा तो बॉल छोड़ा, तो यहाँ पे ऐसे होता है, तो हम क्या लगाते थे यहाँ पे, याद है आपको, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाएंगे। पॉइंटिंग एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो आप बताओ, मैंने अभी अभी आपको बताया कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है क्या यहाँ पे, हाँ भाई बिल्कुल फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है। तो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका प्रूव ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, कि कोई सिस्टम अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। आई किसके अबाउट होता है, उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ही होता है, जो हिंज है ना यहाँ पे उसी के अबाउट है सब कुछ। ठीक है, चलिए तो इनिशियली तो ये भैया रुके हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और या मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखना सिखाया था, देखो मैं दिखाता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो तो एम जी एच मैक्स ही होती है। देखो यहाँ पे हमने लिखा था पहले लेक्चर में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब द रिजिड बॉडी इज एम जी एच मैक्स, याद आया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई पंगा नहीं है, बस आपको रेफरेंस मानना है, उस रेफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी हम लिख देंगे। तो रेफरेंस हम किसको माने बताओ, तो रेफरेंस इसी को मान ले क्या, ये जो अभी रॉड है जिस स्थिति में, उसी को हम रेफरेंस बोलते हैं, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पे होगा, बिल्कुल इसी लाइन पे होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी लिख दें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देते हैं 0 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब ये रॉड घूमते हुए यहाँ पहुंच जाएगी तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई। अब आई कितना लिखूं बताओ, चलो पहले मैं केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस यू फाइनल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो आपको बताया है ये बात की रॉड है, रॉड पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए इसमें तो हर पॉइंट पे मास है, तो हम किसका यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास का। तो इसका सेंटर ऑफ मास घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया है ना, यहाँ गया सेंटर ऑफ मास घूमते हुए, तो कितना नीचे आ गया रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से ये L/2 नीचे आ गया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस mg/L/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से ये मिल गया आपको mg/L/2 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई कितना लिखूं, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी L/2। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √3g/L। बताओ क्लियर है ये बात। इस पे एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाया पता है, बताओ कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे थे, इस रॉड पर बेसिकली दो फोर्स लग रहे थे, एक तो mg लग रहा था और एक हिंज फोर्स लग रहा था, है ना। अब mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन जो ये हिंज फोर्स है, ये तो नहीं है कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन हिंज फोर्स यहाँ पे कोई वर्क डन भी तो नहीं कर रहा है। हिंज फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, देखो हिंज फोर्स जहाँ पे लग रहा है उस पॉइंट का, उस पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, वो तो वहीं की वहीं है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। तो ओमेगा निकल गया। अब क्या बाकी की चीजें निकाल सकते हो आप, जो हमने यहाँ पे निकाली थी कि फाइंड एल्फा एट दिस मोमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा रॉड का उस मोमेंट पर, सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एंड हिंज फोर्सेस क्या होंगे, कर सकते हो। चलिए करिए। तो इसका पांचवा पार्ट, इसी क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है कि आपको क्या क्या निकालना है कि जब रॉड वर्टिकल हो गई, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल फाइंड, तब रॉड जब वर्टिकल हो गई तो इस पे लगने वाला अल्फा क्या होगा, इसका हिंज फोर्स क्या होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और हिंज फोर्सेस क्या होंगे, ये आपको निकालना है। चलिए तो एक एक बारी बारी एक एक चीज निकालते जाते हैं। तो ये है रॉड वर्टिकल हो चुकी है, इस पर यहाँ पर इसका ओमेगा भी होगा यहाँ पे, है ना, ओमेगा जो कि हम निकाल चुके हैं। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, यहाँ पे फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे होंगे। तो एक फोर्स तो यहाँ लग रहा होगा mg, राइट। अच्छा, अगर अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख के फोर्स लिखो, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख लो डायरेक्ट। या तो सेंट्रीपिटल लिखोगे तो वही F बराबर ma करना पड़ेगा x में, मतलब ये अलोंग द रॉड वाली डायरेक्शन में, या आप सीधा चाहो तो सेंट्रीफ्यूगल भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना। तो मैं सेंट्रीफ्यूगल लगा दूं सीधा। तो सेंट्रीफ्यूगल कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, r कितना हो जाएगा L/2। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे लगता है ये फोर्स। और कोई फोर्सेस लगेंगे क्या, हाँ बिल्कुल और भी लगेंगे, और इस पे लगेगा ये हिंज फोर्स। ठीक है, तो अब हम टॉर्क लिखना है, सॉरी, तो ये हिंज पॉइंट हो गया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा। तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट एच। बताइए टॉर्क कितना आएगा, उसको मैं बराबर कर दूंगा आई एच इंटू एल्फा।
तो टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट कितना आएगा, कौन बताएगा? टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट कितना आएगा? तो देखिए टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट कैसे निकालेंगे? फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो एम जी लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू लग रहा है ना, और यहाँ पे क्या लग रहा है? आर लग रहा है ना। तो ये जो हिंज फोर्स है आर, ये तो पास ही हिंज पॉइंट से हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो गया। और ये जो एम जी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, वो भी हिंज पॉइंट से जा रहा है, तो बेसिकली टॉर्क यहाँ पे कितना हो गया? जीरो। तो एल्फा भी कितना आ गया? जीरो। ठीक, जब अल्फा जीरो आ गया तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, अब ये देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अल्फा जीरो आ गया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप चाहें तो एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू को ऐसे लिख सकते हैं, चाहे सेंट्रिपिटल एक्सप्रेशन लगा के उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक, जैसा आपका मन करे। ऐसा लगा दो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के टर्म में लिखोगे या सेंट्रीपिटल के टर्म में लिखोगे, जैसा मन करे। चलिए खैर, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। तो ये सेंटर ऑफ मास रहा, है ना। तो एल्फा ही जब जीरो हो गया तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो भी कितना हो गया? जीरो। बस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसमें रहेगा कितना? ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई टू। ओमेगा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब हमें ए भी आ गया, अब निकालना है हमें हिंज फोर्सेस, हमें निकालने हैं, राइट। तो हिंज फोर्सेस निकालने, तो इसी में डायग्राम बना देता हूँ। तो ऐसे मान लो ये रहा हिंज फोर्स, इसके हम कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आर एक्स, ये वाला हो जाएगा आर वाई, ठीक है। और फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे इसमें? एक लगेगा यहाँ पे एम जी, ठीक है। अब अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरीके से दिखा रहे हो तो उस तरीके से कर लो सवाल, सेंट्रीफ्यूगल से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लो। मैं सेंट्रीपिटल से करके दिखाता हूँ, यहाँ मैंने सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल से करके दिखा देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैंने वही हमेशा की तरह पहले लिखा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमको फोर्सेज निकालने हैं, तो टॉर्क की इक्वेशन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? न्यूटन की इक्वेशन, एफ नेट बराबर एम ए सी ओ एम। लेकिन किस डायरेक्शन में है ये ध्यान रखना, ये मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन आपको ये दिख रहा है एसी, अरे दिख रहा है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में एसी ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? आर बाई माइनस, यहाँ आप लिखोगे आर बाय माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए सी। ए सी यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। समझ में आई बात? ए सी चाहो तो मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लूँ, यही कर लेते हैं। ए सी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमने यहाँ निकाला है? 3g अपॉन एल, ये तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 3g बाय टू, ये सी आ गया। तो यहाँ से आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी प्लस 3mg/2, यही आया। बोलिए, तो कितना आ गया? आर वाई बराबर 5mg/2। ठीक, अब ये क्वेश्चन लगाएंगे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल में इस बार कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बस आर एक्स है, तो आर एक्स बराबर जीरो हो गया बेसिकली। ठीक है, समझ में आया? हिंज फोर्स आ गए। तो हिंज फोर्स केवल इसमें इस डायरेक्शन में रहेंगे, और कितने रहेंगे? इतने रहेंगे। अब मैं जो सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ देखो, मैंने तो ये किससे कर दिया, ये मैंने यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं कि बेसिकली ए सी ओ एम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो गया? ए सी हो गया, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में ए सी एम का मतलब कितना हो गया? ए सी हो गया। ठीक, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसको वैसे करता, सेंट्रीफ्यूगल से करता, तो क्या रखता?
तब एसी का यूज नहीं करता, तब मैं देखता कि कंपोनेंट इसका इधर है आर वाई, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। यहाँ पे भी वही टर्म बनी ना बेसिकली, एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू, आंसर सेम ही आया, सेम ही आता मतलब, चाहे सेंट्रीफ्यूगल से कर लो चाहे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिख के और उस तरीके से एफ नेट बराबर एम ए लिख के कर लो। ठीक, तो सर्कुलर मोशन का तो डाउट नहीं आ रहा ना कोई किसी को। आ गया समझ। व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल तो वहां पे अल्फा एसीओएम एंड हिंज फोर्स। दिस इज द क्वेश्चन। उसका डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक रॉड है, मास एम लेंथ एल की, इस तरीके से ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इस तरह से पड़ी हुई है ना, ठीक है। और इसके जो सेंटर है यूनिफॉर्म है ना, इस सेंटर के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, ये जो हिंज्ड एक्सिस है इस तरह से वर्टिकल, अगर ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पड़ी हुई तो ये एक्सिस कैसे हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है, ठीक है। इसका मास m है और लेंथ l है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फोर्स F एट ए डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर एक फोर्स लगाया जाता है इस तरीके से इस रॉड पर, ठीक है। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये रॉड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे रॉड घूमती जा रही है तब भी ये रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब जैसे रॉड टेढ़ी हो गई तब ये इस तरीके से हो जाएगा फोर्स, जब रॉड ऐसे हो जाएगी तो इस तरीके से हो जाएगा फोर्स, मतलब रॉड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा फोर्स, ऐसा इसमें दिया है। द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, जब रॉड इस तरीके से जाएगी तो फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द ड्यूरिंग द टाइम टी आफ्टर द मोशन स्टार्ट, तो टी टाइम के बाद, मोशन स्टार्ट होने के टी टाइम के बाद कि कितना एंगल घूम जाएगी रॉड, ये हमें पूछा है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, हम क्या करते हैं, टॉर्क एल्फा निकालते हैं, मतलब इसका फाइंड, मतलब इसमें हम एल्फा फाइंड करते हैं इस रॉड का, इस हिंज एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हिंज के अबाउट, ये हिंज है ना, हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो टॉर्क बराबर हम लिखेंगे आई एच इंटू एल्फा। टॉर्क अबाउट हिंज लिखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राउंड पे लेटी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी हुई है रॉड, तो इसमें एम जी कैसा लगेगा, एम जी आप यहाँ पे ऐसे मत लगा देना, एम जी ऐसे नहीं लगेगा, एम जी लगेगा अंदर, अंदर की साइड एम जी लगेगा, क्योंकि ग्राउंड पे पड़ी हुई है, हम ऐसे टॉप व्यू देख रहे हैं एक तरीके से ना, साइड व्यू नहीं है ये, कौन सा है, टॉप व्यू। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई रॉड है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई रॉड, एच जेड प्लेन, ठीक है। तो इसमें आप अगर एम जी लगाओगे तो एम जी समझ में आता है, तो एम जी किधर लगेगा, कोई बच्चा अगर एम जी इसमें इधर लगा देगा, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एम जी इस तरह नहीं लग रहा है, एम जी लग रहा है अंदर, ओके। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क केवल कौन से फोर्स का आएगा, इस एफ फोर्स का आएगा, राइट। ये फोर्स का कितना टॉर्क आएगा, लेंथ इंटू फोर्स, लेंथ कितनी है L/4 इंटू एफ, ठीक है। हिंज के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12, बिकॉज सेंटर से पास हो रही है एक्सिस और परपेंडिकुलर है रॉड के, इंटू एल्फा। तो यहाँ पे एल्फा बराबर कितना आ गया, एल्फा बराबर यहाँ पे आ गया 3f, ये l है ना, ये आ गया 3f डिवाइडेड बाय ml, ओके। ये अल्फा आ गया, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट आया है, एंगुलर एक्सेलरेशन आया है कांस्टेंट। तो अब ये पूछा कि टी टाइम के बाद कितना थीटा घूम गया, तो बेसिकली ये किसका सवाल हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का सवाल हो गया, सॉरी सर्कुलर मोशन का सवाल हो गया। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ लगा सकते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, राइट। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो किसी टी टाइम में कितना एंगल ये घूम जाएगी रॉड, तो सिंपल इससे निकल जाएगा। हमें थीटा फाइंड करना है, ओमेगा इनिशियल कितना है 0, बिकॉज इनिशियली रॉड रखी हुई है, प्लस हाफ अल्फा कितना हो गया 3f/ml, और टाइम कितना पूछा है टी स्क्वायर, ये थीटा की आंसर आ गया है ना।
ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करूं। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम में बना देता हूँ कि इसमें एक तरीके से रॉड है एक, सॉरी, वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस बार ये प्लेन कौन सा दिया है? वर्टिकल प्लेन दिया है ना। और ये जो इस एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है यहाँ पे, तो रॉड इस तरीके से घूम सकती है वर्टिकल प्लेन में। चलिए, तो सॉरी वर्टिकल प्लेन में है यहाँ इस तरीके से, और इसका जो इनिशियल एंगल है वो इस तरीके से दिया हुआ है, कितना? 37 डिग्री। ओके, पतली सी रॉड है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस पोजीशन से जैसे ही हमने इसको छोड़ा, जस्ट आफ्टर रिलीज्ड, जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, राइट। आपको बताना है कि हिंज फोर्स की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा इस रॉड पर। तो वही जैसे सवाल अभी कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। हिंज फोर्स का, हिंज के कारण लगने वाले फोर्सेस आपको बताने हैं रॉड पर। तो क्या करें, एफबीडी बनाते हैं। तो क्या प्रोसेस है, देखो मैंने आपको वहां पे क्या करवाया था, सबसे पहले अल्फा निकलवाया था, अल्फा निकाल के ए सेंटर ऑफ मास निकलवाया था, ए सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद हमने हिंज्ड फोर्स निकाला था, राइट। अब यहाँ पे डायरेक्टली हिंज फोर्स पूछ लिया है, लेकिन आपको पहले इस रॉड का इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर हिंज फोर्स पूछा है वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, तब हिंज फोर्स आएगा, ठीक। अब डायरेक्टली हिंज फोर्स पूछ लिया है तो डायरेक्ट हिंज फोर्स निकालने को कोई दरकार नहीं है, पहले तो बाकी चीजें निकालनी पड़ेंगी जो जरूरी हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करें, एफबीडी बनाए। तो जैसा कि यहाँ में दिख रहा है, एफबीडी बनाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं। ओके, तो एफबीडी कैसे बनेगा, mg लगेगा, बस एक ही फोर्स लगेगा mg। इस बार mg कैसे लगेगा बताओ, अंदर की तरफ लगेगा कि नीचे लगेगा? इस बार नीचे लगेगा, बिकॉज नीचे क्यों लगेगा, इस बार ये वर्टिकल प्लेन में है। ये रॉड कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब समझते हो ना, ये है ऊर्ध्वाधर तल, और हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब होता है क्षैतिज तल। मतलब किसी टेबल पर रॉड रखी है, ये रॉड टेबल पे नहीं रखी है, ये रखी है हवा में, ये टेबल है, मतलब इस तरीके से ये टेबल है, और रॉड को हमने इस तरीके से लगाया, तो ऐसे गिरेगी नहीं, ऐसा। ओके, तो ये हो गया mg। और हिंज फोर्स किधर लगेंगे हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम मान लेते हैं इधर लगेंगे कहीं, कंपोनेंट कर लेंगे बाद में उसके, है ना। तो हिंज फोर्स यहाँ मान लेता हूँ कहीं इधर लगेंगे, कहीं रैंडमली कहीं भी मान लेते हैं, ठीक। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अल्फा निकालूंगा इस रॉड का इस मोमेंट पर। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, टॉर्क अबाउट द हिंज पॉइंट इज इक्वल टू आई अबाउट द हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट निकालो कितना आएगा, ये आपको बताना है। टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, इस केस में एफबीडी भी मैंने बना दिया है। तो एफबीडी बनाने के बाद तो बहुत ही तुच्छ काम है टॉर्क निकालना। एफबीडी मैंने बना दिया है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ। टॉर्क निकालना तक के तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो जल्दी से टॉर्क निकाल के दिखाओ अबाउट द हिंज, ये फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो। चलिए, तो टॉर्क हम निकालते हैं इसका। तो आर का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बिकॉज वो उसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसी एक्सिस से पास कर रहा है जिस एक्सिस से हमको निकालना है, लिखना है टॉर्क, जिस एक्सिस का टॉर्क लिखना है। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2, और यहाँ पे जो mg है इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे हमें mg के, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए होता है ना। तो हम ऐसे, तो ये r हो गया, r के परपेंडिकुलर ऐसे कंपोनेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये वाला एंगल है 37, ये वाला एंगल 37 है, ये 90, तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। या तो ये आएगा mg cos 37। अब mg cos 37 आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम टॉर्क लिखेंगे mg cos 37 इंटू L/2 बराबर, है ना,
आई अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट टॉर्क, सॉरी हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रॉड का, ml²/3 इंटू अल्फा, और यहाँ से अब अल्फा सॉल्व करोगे तो अल्फा निकल के आएगा 6g/5l। तो ये अल्फा निकल के आ गया, राइट। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमें तो क्या निकालना है, हिंज फोर्स निकालना है। बट अभी तो हमने केवल क्या निकाला है, हमने तो अभी केवल अल्फा निकाला है। अब हिंज फोर्स की तरफ चलते हैं। तो हिंज फोर्स निकालना है, तो जैसे समझ में आ रहा है फोर्स निकालना है, टॉर्क नहीं निकालना। फोर्स निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन पते होने चाहिए ना। चलिए, तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या निकाला, ये अल्फा निकाला है। तो बेसिकली मतलब अल्फा का मतलब है ये कि इस हिंज के अबाउट ये रॉड इतने एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगी। ओके, और अभी ओमेगा क्या है यहाँ का, अभी जस्ट हमने छोड़ा ही है ना इनिशियली, तो ओमेगा तो हो गया 0। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन तो इस तरीके से आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो सेंट्रीपिटल वाला है वो तो 0 हो जाएगा, मतलब यही वाला एक्सेलरेशन रहेगा। सेंट्रीपिटल वाला तो 0 हो जाएगा बिकॉज ओमेगा 0 है। तो ए टेंजेंशियल कितना आएगा, एल्फा इंटू L/2, सही है। एल्फा इंटू L/2, तो एल्फा कितना है 6g/5l इंटू L/2, कितना हो गया ये 3g/5। ओके, समझ में आया था। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम चलते हैं, हमको चाहिए आर चाहिए, है ना, राइस हिंज के कारण फोर्स चाहिए। तो अब हम यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो। चलो, ये तो एक्सेलरेशन वाला हो गया, एक डायग्राम और बना लेता हूँ, उसमें हम हिंज फोर्स निकालेंगे। ये हिंज फोर्स फाइनली जो हमको चाहिए वो। तो हिंज फोर्स निकालेंगे तो पहले तो एफबीडी बना लेते हैं इसका। तो mg लगेगा ऐसे, ठीक है। और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से आया है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/5, और हिंज फोर्स यहाँ कहीं लग रहा होगा, पता नहीं कैसे लग रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, यहाँ कहीं लग रहा होगा, जैसे मानना है मान लो। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं। अब आप अपने एक्स वाई एक्सिस कौन सा लोगे, जैसे हाँ, अब क्या करते हैं इसके बाद का स्टेप क्या है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो। कैसे करते हैं इसके बाद, हिंज फोर्स के कंपोनेंट करते हैं एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, फिर न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। अब एक्स वाई किधर मानना है ये हमारे हाथ में है, राइट। एक्स वाई किधर लेना है ये हमारी इच्छा है। हिंज फोर्स ऐसे मान लो यार, एक्स वाई किधर लेना है ये हमारी इच्छा है। तो हिंज फोर्स, सॉरी, हम एक्स वाई वहां भी ले सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन हमारा एक तो इस दिशा में रहता है, और एक अगर सेंट्रीपिटल होता तो इस दिशा में रहता, तो हम कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में कर देते हैं लगभग। इसको हम एक्स और इसको हम वाई ले सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल एक्स और वाई ले सकते हैं, कि जो एक्स एक्स होता है और जो वाई वाई हम लेते हैं जनरली हमेशा वो ही। लेकिन इस केस में फिर आपको किसके, इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ए में और वाई में, राइट। लेकिन अगर आप एक्स वाई ये लेते हैं, ये वाला एक्स लेते हैं और ये वाला वाई लेते हैं, तो आपको इसमें एक्सेलरेशन के तो कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन एमजी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, राइट। मतलब कंपोनेंट तो करने पड़ेंगे, या तो एक्सेलरेशन के या एमजी के, तो आप जैसा चाहो। अगर आप नॉर्मल वाला एक्स वाई लेना चाहो तो नॉर्मल वाला एक्स वाई ले सकते हो, है ना। बोलो क्या करें, ये वाला एक्स वाई लें या ये वाला एक्स वाई लें। ये वाला एक्स वाई का मतलब है जो हमेशा एक्स वाई होते हैं वही, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ये एक्स वाई का मतलब है कि हम यहाँ पे एक्स वाई को घुमा दे रहे हैं, जैसे हमने कई बार किया है। ठीक है, तो जहाँ नॉर्मल एक्स वाई होते हैं वैसे ले लें क्या, वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब हम यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे किसके, हिंज फोर्स के। तो हिंज फोर्स के कंपोनेंट हम उसी दिशा में करेंगे जिस दिशा में एक्स वाई ले रहे हैं। तो ये एक्स हो गया,
और ये वाई हो गया। तो मतलब ये वाला कंपोनेंट हो गया हिंज फोर्स का आर एक्स और ये वाला कंपोनेंट हो गया हिंज फोर्स का आर वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो हमने एक्स वाई जैसे लेते हैं वैसे ले लिए। अब क्या करें, अब हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी है। तो सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी इक्वेशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए, तो जो भी इस डायरेक्शन में नहीं है, भाई एक्स वाई हमने ये लिया है ना, ये एक्स लिया है और ये वाई लिया है, जो भी इस डायरेक्शन में नहीं है उनके हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। जैसे आर एक्स और आर वाई, तो हाँ भाई एक्स और वाई में है, एम जी वाई में है, लेकिन ये जो ए टी है ये तो कुछ अजीब सी दिशा है ऐसी, तो हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे एक्स और वाई में। ओके, तो कंपोनेंट करें आप ए टी के एक्स और वाई में। ए टी के एक्स और वाई में कंपोनेंट करने पर कहाँ करूँ कंपोनेंट, यहाँ कर दूं साइड में। एक कंपोनेंट तो ऐसा हो जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना लिया। तो ये आपको दिख रही है रॉड है ना, रॉड के परपेंडिकुलर है 80, जैसे ये रहा 80। ठीक है, इसके हमें दो कंपोनेंट करने, एक ऐसा हो जाएगा एक ऐसा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा एक्स में, ये हो जाएगा माइनस वाई में, मतलब वाई में हो जाएगा। अब एंगल निकालने हैं, तो अगर रॉड का हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, क्योंकि रॉड है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वो 37 डिग्री हो गया अगर, तो हमारे काम का जो एंगल है ये वाला एंगल, वो भी कितना हो गया 37 डिग्री। बिकॉज ये जो बीच का है 53 हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर 90 डिग्री है। ठीक, तो कंपोनेंट कर लिए यहाँ पे हमने, ये हो जाएगा 80 साइन 37 और ये हो जाएगा 80 कॉस 37। बस, अब कुछ नहीं करना है, अब काम हो चुका है अपना सारा। तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में हमें लिखना है एफ नेट बराबर एम है। तो वर्टिकल में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो वर्टिकल में सबसे पहले एक्सेलरेशन देखो नीचे लग रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो एम जी लग रहा है नीचे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम जी माइनस ऊपर क्या लग रहा है आर वाई बराबर एम ए कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन वाला है, तो यहाँ लिखेंगे 80 cos 37। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर वाई निकालो, आर वाई कितना आया जल्दी से। तुमने वैल्यू डाल दी, एम जी की जगह एम जी डाल दिया, आर वाई को उधर ले गए, ये आ गया इधर नीचे माइनस में, तो यहाँ लिख दिया एम की जगह एम, 80 की जगह हो गया 3g/5 cos 37 4/5। तो यहाँ से आर वाई कितना निकला 13 mg/25। ये आर वाई निकल गया। अब ऐसे ही हम इक्वेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके बाद हम लिखेंगे एफ नेट बराबर एम ए सेंटर ऑफ मास। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं देखो ध्यान से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक फोर्स लग रहा है, ये आर एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एक्स बराबर एम ए टी साइन 37 डिग्री, एम ए टी कितना है 3g/5 और साइन 37 है 3/5। तो आर एक्स बराबर कितना आ गया, सॉल्व करें इसे, 25 हो गया, तो सिंपली 9mg/25। ओके, तो फाइनल आर कितना आ गया, आर आ गया आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 13mg/25 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये इस तरीके से आंसर आ गया। सॉल्व कर सकते हो इसे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आर कितना आएगा, इस तरीके से आर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई को वही माना जो एक्स वाई जनरली होते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। भाई यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, 18 तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद आप आर एक्स को ऐसे और आर वाई को ऐसे मान सकते हो। तो यहाँ पे आपको फिर 80 के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ एम जी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, लेकिन तब भी
आपका जो फाइनल आर आएगा वो सेम आएगा। फाइनल जो आर की वैल्यू आएगी, फाइनल जो हिंज फोर्स की नेट, हिंज के नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आर एक्स आर वाई मत देखना, वो तो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आर एक्स आर वाई की डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हो आप, आर एक्स आर वाई इधर मानोगे आप, है ना, इस तरीके से। तो आर एक्स आर वाई बदल जाएंगे, लेकिन जो नेट फोर्स आएगा आर की वैल्यू वो सेम आएगी आपको। ओके, समझ गए। हिंज फोर्स वाले सवाल थोड़े अलग से होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे होते हैं, मजेदार होते हैं। तो इसकी लेकिन फिक्स प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पे हिंज फोर्स निकालना है तो आपको सबसे पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा फाइंड करने के बाद एक्सलेशन फाइंड करना पड़ेगा। बस अगर एक्सलेशन फाइंड हो गया, ये कहाँ गया एक्सलेशन, ये एक्सलेशन फाइंड करने के बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, मतलब दो डायरेक्शन में आपको यहाँ पे हिंज फोर्सेस के कंपोनेंट मानने पड़ेंगे, फिर उस डायरेक्शन में एफ नेट बराबर एम ए लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हिंज फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक और सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, एक सेमी डिस्क है, यहाँ पे एक रस्सी से बंधी हुई है, रस्सी को जैसे ही काटते हैं उस वक्त इसका अल्फा क्या होगा। जैसे अभी रॉड वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही, उसमें रॉड थी, रॉड को स्ट्रिंग से बांधा होता है, जस्ट काटा, जस्ट काटने के बाद अल्फा क्या होगा और हिंज फोर्स क्या होंगे जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो कैसे करेंगे बताओ। मान लो हमने स्ट्रिंग काट दी, अल्फा निकालना तो आसान है, अल्फा तो निकालो। अल्फा तो हर बच्चे का आ जाना चाहिए, है ना। अल्फा में तो कुछ भी नहीं है। अल्फा निकालने के लिए जस्ट हमें क्या बनाना होता है, पहले एफबीडी बनाना होता है। एफबीडी बनाते हैं इसका, तो हिंज की वजह से हिंज फोर्सेस लगेंगे, और इसका मास m है और रेडियस r है, ये लिखा था मास m रेडियस r। तो जो mg लगे वो कहाँ लगेगा, वो सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, ध्यान रखना। जो mg लगेगा वो कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी पर होगा वो हमें पता है, 4r/3π। जानते हैं ना अपन सेमी डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 4r/3π, इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब टॉर्क लिखेंगे हम। टॉर्क, टॉर्क किसके अबाउट लिखेंगे, हिंज के अबाउट टॉर्क लिख के उसको आई एच अल्फा के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो टॉर्क लिखो। टॉर्क कैसे लिखें, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें टॉर्क लिखने के लिए। देखो आर का टॉर्क तो जीरो आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि हिंज से ही पास हो रहा है। एम जी का टॉर्क लिखना पड़ेगा। अब या तो ये तरीका है कि हम आर वेक्टर देखें, आर वेक्टर इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वेक्टर, फिर ये एम जी है और एम जी का परपेंडिकुलर करें तो ये एंगल वेंगल निकालना बड़ा भारी हो जाएगा काम, है ना। हम इसमें एक दूसरा काम कर सकते हैं कि आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, मतलब फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ऐसे बढ़ा के आर का परपेंडिकुलर कर लेते हैं। तो भाई ये आर थी ना, तो उसका परपेंडिकुलर ही हो जाएगा आर परपेंडिकुलर। ये चीज कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर, है ना। इस तरीके से काम आ जाते हैं फॉर्मूले। तो मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बराबर आई एच इंटू अल्फा। बात समझ में आई क्या। आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आर और एफ हो जाएगा एम जी, सिंपल। अब आपको ये बताना है, ये मैं ऑलरेडी जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखा रहा था तब मैं आपको बता चुका हूँ कि सेमी डिस्क का इस हिंज के अबाउट, इस हिंज के अबाउट, हिंज के परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसके अबाउट आई एच कितना होता है मैं आपको ऑलरेडी निकालना सिखा चुका हूँ। तो आप वहां से देखें, उसको रेफर करें। ये आता है 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो हिंज के अबाउट मैंने आई लिखा, या 3/2 एम आर स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी आपको निकालना सिखा चुका हूँ, वहां पे आप देख लेना, आपको याद भी होगा आई होप। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा आ गया 2g/3r। ठीक है, आ गया अल्फा, अल्फा ऑफ द सेमी डिस्क जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। बोलिए, आ गया। आपको हिंज फोर्स निकालना है, तो हिंज फोर्स निकालने की फर्स्ट स्टेप ये होती है अल्फा निकालो, अगला काम होता है एक्सेलरेशन निकालो, है ना। अब एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा, तो फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताइए। तो एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। ओमेगा तो जीरो है इसका, क्योंकि अभी इसने जस्ट काटी है हमने स्प्रिंग। सेंटर ऑफ मास कहाँ है इसका, सेंटर ऑफ मास ये रहा इसका। ठीक है, तो यहां से मिलाने वाली लाइन इसको ये हो गई, है ना।
और अल्फा किस तरीके से, इस तरीके से। तो ए टेंजेंशियल जो होता है वो ए टेंजेंशियल कैसा रहता है, इस लाइन के परपेंडिकुलर रहता है ना। ये भाई रॉड थी इस तरीके से, रॉड घूम रही थी, तो ये टेंजेंशियल कैसा था, ये वाली लाइन को मिलाने वाले के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल, तभी तो बोला इसको। ये जो लाइन आई, ये जो रेडियल लाइन आई, मतलब अगर ये सेमी डिस्क इस तरह से घूमेगी तो सर्कल क्या बनेगा, सेंटर ऑफ मास का ऐसे सर्कल बनेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इसके टेंजेंशियल, राइट। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा, अल्फा इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो भी आएगी आर, ये जो भी डिस्टेंस हमें नहीं पता है अभी इस डिस्टेंस के बारे में, तो अल्फा इंटू आर। अब आर निकालना है, आर क्या है बताओ। तो अल्फा आर निकालेंगे अभी, है ना। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 2g/3r इंटू स्मॉल आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस भाई, यही तो। ये आर क्या था भाई, बेसिकली ये आर क्या होता है, रेडियस होती है, किसकी रेडियस, जिस सर्किल में हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास किस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, तो इसकी रेडियस आर हो गई। ये टेंजेंशियल समझ में आया क्या, ये टेंजेंशियल में तो दिक्कत नहीं किसी को। अब स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल लेंगे अभी। अच्छा, इसका ओमेगा 0 है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ होगा नहीं, वो तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये टेंजेंशियल ऐसे निकाल लिया। ये आर की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें देखो सेंटर ऑफ मास की वाली डिस्टेंस पता है, और ये पता है आर, ये पता है 4r/3π। तो ये आर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर, वो हम निकाल लेंगे, ठीक। तो हमने ए सेंटर ऑफ मास भी निकाल लिया, AC तो हो गया 0, बस टेंजेंशियल वाला एक्सलेशन आ जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, बस हिंज फोर्स निकालना है, तो हिंज फोर्स निकाल दो। तो मान लो हिंज फोर्स कैसे लग रहे हैं, जिस दिशा में लगता हुआ मानना चाहते हो वहां मान सकते हैं। तो mg तो कैसे लग रहा है, ये हो गया इस तरीके से mg। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा आ गया, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरीके से आया, at। अब यहाँ पे वही बात है कि आप यहाँ पे किस तरीके से कंपोनेंट करना चाहते हो, आप नॉर्मल एक्स वाई लेना चाहते हो तो नॉर्मल एक्स वाई ले लो, और अगर आपको एक्स वाई के अलोंग लेने, एक्सेलरेशन के अलोंग लेने, तो वो कर सकते हो। तो अपन तो नॉर्मल लेके ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से मान लिया, ये हो गया अपना हिंज फोर्स का y कंपोनेंट, और ये मान लेता हूँ मैं हिंज फोर्स का x कंपोनेंट, ठीक है। तो मुझे किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, AT के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, है ना। जैसे ये तो हो गई वो लाइन जो हिंज से सेंटर ऑफ मास की तरफ आ रही है, ये हो गया AT। अब AT के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, तो उसके लिए चाहिएगा थीटा। तो थीटा कैसे करते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, ये वाली, ये वाला है, मतलब थीटा किसको मान रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में एंगल जो है, इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा मैं निकाल लूंगा, तो ये चीज मैंने थीटा मान ली, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया AT cos थीटा, ये आ गया AT sin थीटा। अब इक्वेशन लगा दूं मैं डायरेक्ट, है ना। वर्टिकल में इक्वेशन लगाई मैंने, तो मुझे मिला mg माइनस ry इज इक्वल टू m AT cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाई मैंने, तो हॉरिजॉन्टल में देखो, वर्टिकल में तो फोर्स था, mg नीचे था, ry ऊपर था, और नीचे की साइड एक्सलेशन था, इसलिए नीचे एक्सलेशन को पॉजिटिव लेते हुए मैंने इक्वेशन लिख दी। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल में देखूं तो आगे की तरफ केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, rx, और एक्सिस में कंपोनेंट हो गया ये, यहाँ पे मैं लिखूंगा rx बराबर m AT sin थीटा। ओके, कर लोगे। अब थीटा और ये स्मॉल आर की वैल्यू तो आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज कितनी है, 4r/3π, ये है r, ये है r, ये है थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा सब निकाल लेना, ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ से हमें पता लग गया कि r
cos थीटा की वैल्यू हो गई r, ये कंपोनेंट हो गया ना, तो ये चीज तो कितनी हो गई r cos थीटा, और ये चीज कितनी हो गई r sin थीटा। तो अब जैसे जरूरत पड़े आप उसमें डालना, at की वैल्यू डालना, और आप इस सवाल को कर लिया। हिंज फोर्स आ जाएगा, फाइनल हिंज फोर्स r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, ये आपको पता ही है, कुछ नहीं, वैल्यू डाला मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ऐसे सवाल हम बहुत बार कर भी चुके हैं और ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही दिया है, बस वैल्यूज डालनी है आपको। यहाँ पे 80 वगैरह सब आपको निकाल के रखी रखा है। ठीक है, कर लोगे इसको आगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके।